तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप इस कोविड को हटा दें और इस लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी को आप देखें, तो जब भी इस प्रकार की वॉलेटिलिटी आती है, अक्सर फ्यूचर में जो नियर टर्म रिटर्न्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। फियर एंड वॉलेटिलिटी इज इन्वेस्टर्स बेस्ट फ्रेंड, मगर वो बेस्ट फ्रेंड कब आएगा, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं मीर जी से और आनंद राठी साहब से। हमारे दर्शकों को मैं और ये बताना चाहता हूँ कि हमने कुछ आंकड़े देखे हैं कि हर बुल मार्केट में करेक्शन होता है। हमने एक बेसिक आंकड़ा इस बार यूज़ करा है 200 DMA, और पिछला बुल मार्केट था उसमें 4 बार निफ्टी 200 DMA के नीचे गया था, क्योंकि भाई साहब 1.5 साल से 2 साल से मार्केट गिरे नहीं है। सबको लगता था मार्केट कभी नहीं गिरेंगे, और जब मार्केट गिरते हैं, यही बुल मार्केट होता है, तो बुल मार्केट करेक्शन इज़ वेरी स्विफ्ट, वेरी शार्प एंड इट शेक्स यू, इट शेक्स यू। राठी साहब मेरे साथ शायद इस बात पे कन्विंस्ड हैं, क्योंकि जब मैं सवाल फ्रेम कर रहा था, जब मैं इस ग्राफिक का बयान कर रहा था, तो राठी साहब एकदम गर्दन हिला रहे थे। क्यों राठी साहब? जी बिल्कुल सही है कि देखिए हर मार्केट में, बुल मार्केट नहीं, मैं कह रहा हूँ आप पिछले सालों की हिस्ट्री देखिए, हर मार्केट में हाईएस्ट लेवल से 10 से 20% गिरावट हर साल हुई है। मतलब चाहे वो बुल मार्केट था ना, बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द टाइम। इसलिए 10-15% गिरावट बुल मार्केट में होना बड़ी बात नहीं है। दिस इज अ साइन ऑफ कंसोलिडेशन। क्योंकि जब भी मार्केट बहुत तेजी से जाता है तो उसके कंसोलिडेशन के लिए एक करेक्शन, प्रॉफिट टेकिंग भी आना स्वाभाविक होता है, और उससे मार्केट जो है हेल्दी होता है। जब प्रॉफिट टेकिंग होती है और मार्केट एक ठीक स्तर पे आता है, वैल्यूएशन थोड़े रीजनेबल आ जाते हैं, तो उससे मार्केट और हेल्दी बनता है। तो मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। मीर, हमें कैसे पता लगेगा कि हम मार्केट की जो वैल्यूएशंस हैं अब रीजनेबल हैं? क्योंकि पिछले 4-5 महीनों में जो चांदी थी वह सोने के भाव में बिक रही थी। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको चांदी पीतल के भाव खरीदनी चाहिए, दैट इज व्हाट इन्वेस्टर्स वांट टू डू। तो हमें कैसे पता लगेगा कि प्राइसेस अट्रैक्टिव हैं, रीजनेबल हैं, और ये लेने का समय है? व्हाट इज द टाइम व्हेन वन शुड बी बाइंग फेयर मीर? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि इस मार्केट में कोई भी टाइमिंग नहीं कर पाता है, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो समझता है कि भाई मैं नीचे से नीचे में खरीदूंगा और महंगे से महंगे में बेचूंगा, ये कभी हुआ नहीं है। नोबडी हैज सक्सीडेड। इसलिए बेस्ट ये है कि भाई आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, अपना एसेट एलोकेशन देखिए, उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। मैं बार बार ये जरूर कहता हूं कि इस मार्केट में अगर 3 साल से कम आपका नजरिया है तो जरूरी नहीं कि आप कमा पाएंगे। आप कमा भी सकते हैं, खो भी सकते हैं, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। परंतु 3 साल 5 साल के ऊपर आपका नजरिया है, तो मैंने तो देखा पिछले 40 साल की 50 साल की हिस्ट्री में कि कभी ऐसे 10 साल नहीं आए हैं जिसमें कभी किसी को लॉस हुआ, डेफिनेट रिटर्न मिला है। ओके, एंड आज की स्थिति में जब इंटरेस्ट रेट्स आर लो और ऐसा लगता है रिजर्व बैंक ने जैसे इंडिकेशन दिया कि भाई ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना नहीं है, क्रेडिट ऑफटेक नहीं है, अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा तो अगर आपका एसेट एलोकेशन ऐसा होना चाहिए कि आपको रिटर्न कहाँ मिलेगा, तो ऑब्वियसली रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म में आज इक्विटी मार्केट्स ने 15 से 17% रिटर्न, कोई भी 15 साल का आप आंकड़ा उठा के देखें आपको मिलेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये टाइमिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान है ये, बल्कि जैसे इस तरह का जब जिस दिन आता है उस दिन आदमी को मे बी यू कैन एक्सेलरेट लिटिल बिट मोर देन व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि मौके जरूरी नहीं हो सकता है, कल और गिर सकता है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि क्लैरिटी नहीं है। मैं मानता हूँ, मेरे भाई ने कहा क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी आने के बाद, पर कई बार क्लैरिटी आने में समय लगे तब तक वो जो है देखिए वो समय गाड़ी निकल जाती है। तो अच्छी न्यूज और अच्छी प्राइस, गुड न्यूज और गुड प्राइस इट नेवर कम्स टुगेदर। राठी साहब, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, मगर मैं शेयर बाजार के अगर आंकड़ों की आज बात करूं तो पिछले 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। 24 एडवांस डिक्लाइन रेशियो, इतना खराब एडवांस डिक्लाइन रेशियो मैंने देखा था जब कोविड मार्च और अप्रैल 2020 में आया था। मगर अगर हम बात करें कि इंटरनेट स्टॉक्स में क्या हुआ है, वहां पर तो जी 20, 30, 40, 50, 60 इस प्रकार की गिरावट आई है। मीर, मेरा आखिरी सवाल आपके लिए है, और मीर इस मार्केट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म।
लॉन्ग टर्म मिहिर, हमारे दर्शकों को मैं फिर बताना चाहूंगा, सिर्फ इन्वेस्टर के लिए कुछ नहीं बदला है, लॉन्ग टर्म पिक्चर इज इंटैक्ट। बट शॉर्ट टर्म में मिहिर और मीडियम टर्म में आपके हिसाब से, बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज, बिकॉज ऑफ फेड, बिकॉज ऑफ एफआई सेलिंग, बिकॉज ऑफ स्लो डाउन इन डिमांड इन रूरल इंडिया, क्या क्या बड़े बड़े परिवर्तन आए शॉर्ट और मीडियम टर्म में? मिहिर, सवाल आपके लिए। क्या क्या बड़े बड़े परिवर्तन? जी हाँ, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के मार्केट के आउटलुक में आपके हिसाब से, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, क्या परिवर्तन आया है? बिल्कुल। जैसे मैंने पहले कहा कि हम इसको ब्रेक डाउन करें कि इंडिया को क्या क्या चीज इंपैक्ट करेंगी। तो एक तो मैं ऑयल प्राइसेस बिल्कुल क्लोजली देखूंगा, न सिर्फ ऑयल बट ग्लोबल कमोडिटीज जो है इन जनरल, क्योंकि रशिया और यूक्रेन स्पेसिफिकली जो है वो सारी कमोडिटीज इंक्लूडिंग ऑयल, गैस, प्रेशियस मेटल्स, कोल एंड इवन एग्री कमोडिटीज के बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये एक जो इन्फ्लेशन और कमोडिटीज इंपोर्ट का जो फैक्टर है वो मैं बिल्कुल क्लोजली देखूंगा। सेकंड मैं ये देखूंगा कि इसकी वजह से ग्लोबल रिस्क एपिटाइट जो है इमर्जिंग मार्केट्स की और खास करके इंडिया के, उसमें कोई चेंज आ रहा है कि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि एक साल के व्यू से देखें तो मेरे ख्याल से एफआईआई की बाइंग तो वापस आ ही जाएगी, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। आई एम पॉजिटिव ऑन दैट। और थर्ड ये है कि ये जो ऑयल और कमोडिटीज की हमने बात करी और रिस्क की बात करी, उससे हमारी करेंसी को क्या इंपैक्ट आएगी, रुपी जो है उसकी मूवमेंट कैसी रहेगी। एंड दूसरा है कमोडिटीज और ऑयल की वजह से इन्फ्लेशन जो है उस पर क्या इंपैक्ट आएगी, और आरबीआई का फिर जो स्टांस रहा है, जो प्रो ग्रोथ स्टांस अभी तक रहा है, उसमें कोई चेंज आता है कि नहीं नेक्स्ट पॉलिसी में। वो दीज आर द फैक्टर्स दैट ये मैं ऑब्जर्व करता हूँ।